Hard work is the key to success. It's an old saying we all know. बिना मेहनत के बिना कर्म के फल नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस के लिए उन स्टेप्स को लेना पड़ेगा जो हमें सक्सेस तक पहुंचाते हैं। पर कभी हमने सोचा है कि आज की इस दुनिया में डिजिटलाइज वर्ल्ड में क्या सिर्फ हार्डवर्क हमें सक्सेस दे सकता है? नो। स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंस, कितने हम इनोवेटिव हैं, कितना हम रिसर्च करते हैं, एंड एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर प्रोफाइल, हर डोमेन के लिए, हर एरिया के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। बट बेसिक्स वही हैं: मेहनत, इंटेलिजेंस, और हम किसी फील्ड में कितनी विजिबिलिटी और कितना फोकस रख रहे हैं। हरे कृष्णा, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में D1 चार्ट, लगन कुंडली के एक और इम्पॉर्टेंट भाव के बारे में डिस्कस करेंगे। इस भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है एज लाइक अदर हाउसेस। एस्ट्रोलॉजी में 12 के 12 भाव जितने भी हम लगन कुंडली में बनाते हैं या चंद्र कुंडली में बनाते हैं, जितने भी षोडश वर्ग में है, हर भाव की अपनी इंपॉर्टेंस है। पर एक वर्ड यूज होता है ट्राइन हाउस, जिसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। जब हम जन्म कुंडली की, लगन कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर ट्राइन हाउस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा रेलिवेंस दी गई है। लगन कुंडली में हाउस नंबर 1, 5th और 9th को ट्राइन हाउस कहा गया है। और आज हम उसी में से एक ट्राइन हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे 5th हाउस ऑफ D1 लगन कुंडली, जिसे पंचम भाव भी कहा गया है। 1st, 5th, 9th ट्राइन हाउस त्रिकोण भाव भी कहे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रहती है इन भावों की जन्म कुंडली विश्लेषण में, एनालिसिस में। तो ये पंचम भाव, ये 5th हाउस, एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में किस किस एस्पेक्ट को रिलेट करता है, आज हम उस पर डिस्कशन करें। जैसे हमने पहले भी बताया, किसी भी जन्म कुंडली को बनाने के लिए हमें किसी भी वेरीफाइड वैलिडेटेड एस्ट्रोलॉजिकल ऐप को यूज करना है। वहां पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। तो हमें एक जन्म कुंडली, लगन कुंडली और बहुत सारे अलग अलग चार्ट वहां पर इजीली बन के तैयार हो जाएंगे हमारे सामने, जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 5th हाउस की। 5th हाउस, 5th हाउस किस किस चीज को रिलेट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? हमने बताया कि ट्राइन हाउस है, त्रिकोण भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में 5th हाउस की काफी इंपॉर्टेंस रहती है। जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में, उसके संतान सुख की, उसकी इंटेलिजेंस की, उसके लक की, तो 5th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, वहां पर स्पेसिफिकली कंसिडर किया जाता है। सो यू कैन सी, इसे संतान भाव भी कहा जाता है। जब हम 5th हाउस को एनालाइज करते हैं तो उससे हम किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में संतान सुख और संतान से रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम 5th हाउस से इजीली एनालाइज कर सकते हैं। कि सन, उसके डॉटर के बारे में। 5th हाउस को संतान भाव कहा गया है, तो संतान की उत्पत्ति, संतान से रिलेटेड जो भी सुख है और उस भाव से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, वो हम 5th हाउस से कंसिडर कर रहे हैं। सेम टाइम ये 5th हाउस हमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस व्यक्ति विशेष की इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी, फेम, पोजीशन, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में भी एक डीप एनालिसिस करने में हेल्प कर रहा है। हमने हमेशा ये कहा है कि जन्म कुंडली, लगन कुंडली, D1 चार्ट से हम हर हाउस से
उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में एनालिसिस और डीप एनालिसिस कर सकते हैं। बट जब हम डीप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, आई अगेन रिपीट, हम मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। अगर हमने इंटेलिजेंस देखनी है, क्रिएटिविटी देखनी है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में, तो वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में रोमांस, लव और प्लेजर्स को समझना चाहते हैं उसके जीवन में एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वो भी फिफ्थ हाउस ही वहां पर इन्वॉल्व होगा। सेम टाइम लक, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन को हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे कि उसको किस तरीके के गेन्स हो सकते हैं। मान लीजिए वो किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में गेन देखना चाहता है, किस तरीके की ट्रेडिंग्स में गेन देखना चाहता है, या विंडफॉल गेन्स देखना चाहता है, तो वहां पर लक और स्पेकुलेशन के लिए हम फिफ्थ हाउस को कंसिडर करते हैं। सेम टाइम अगर हम लक की बात कर रहे हैं तो सक्सेस इन कंपटीशन, अगेन हार्डवर्क और मेहनत के बिना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पर हम जब चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो फिफ्थ हाउस से हम कंपटीशन, सक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन को हम फोर्थ हाउस से देख रहे हैं, बट इंटेलिजेंस को और सक्सेस को हम फिफ्थ से कंसिडर कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस को हम पूर्व पुण्य यानी कि पास्ट लाइफ कर्मा से भी रिलेट करते हैं, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। पास्ट लाइफ हम में से किसी ने नहीं देखी, पर हम अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाइज समझना चाहते हैं कि पास्ट कर्मा के कैसे शुभ या अशुभ फल हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो हम फिफ्थ हाउस को एनालाइज करते हैं और उससे हम फिफ्थ हाउस से उस व्यक्ति विशेष के जीवन में पड़ने वाले पूर्व जन्म के कर्मों के इफेक्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक जन्म कुंडली ली है। ये प्रथम भाव है, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये फिफ्थ हाउस, फर्स्ट, नाइन, इन तीनों को ट्राइन और त्रिकोण भाव कहा जाता है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। तो जो हमने एस्पेक्ट्स ऊपर यहाँ डिस्कस करे, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हम संतान सुख, इंटेलिजेंस, लक, लव, रोमांस और पूर्व जन्मों के कर्मों के फल देखना चाह रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर भाव को एनालाइज कर सकते हैं। अगेन, सिर्फ एक भाव, सिर्फ एक फैक्टर कभी भी किसी भी रिजल्ट को कंफर्म या कमिट नहीं करता। हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी रिजल्ट पे हमें जाने के लिए हमें बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी इज सिंपल बट इट्स अ ह्यूज ओशन। अगर आप किसी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई व्यक्ति विशेष एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से किसी भी एनालिसिस को करना चाह रहा है, तो वो सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं होगा। बट यस, हर हाउस, हर प्लेनेट, हर एस्पेक्ट किसी ना किसी चीज से रिलेट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम नाइन्थ हाउस को देख फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, तो हम फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, फिफ्थ हाउस पे पढ़ने वाले प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स को देखेंगे, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखेंगे, फिफ्थ हाउस का जो प्लैनेट है किस नक्षत्र में है उसको देखेंगे। सो D1 इज द मेन चार्ट, जहां से हम प्राइमरी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्राइमरी बिकॉज स्टार्ट यहीं से ही होता है। अब जैसे हमने एग्जांपल के लिए जन्म पत्री ली, तो यहां पर ये सिंह लगन की पत्री है और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, ये धनु राशि आ गई। धनु राशि के लॉर्ड, जैसे हमने पहले भी समझा है कि सिर्फ सिंह और कर्क हैं जो जिसके लॉर्ड सूर्य और चंद्र हैं। अदरवाइज बाकी सारे प्लैनेट्स के पास दो दो राशियां हैं। तो बृहस्पति धनु राशि के लॉर्ड हैं एज वेल एज मीन राशि के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर जो फिफ्थ हाउस में जो राशि आ रही है वो धनु राशि आ रही है, जिसकी लॉर्ड है बृहस्पति।
तो जब हम एक चार्ट के फिफ्थ हाउस को एनालाइज करना चाहेंगे, इस भाव के से संतान सुख को, इंटेलिजेंस को, लक को, प्रारब्ध को, इन सब चीजों को एनालाइज करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें इस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी पड़ेगी। जैसे यहां पर ये 11th हाउस में आ गया, जो मिथुन राशि में है। मिथुन राशि मतलब बुध की राशि, आइडियली वो देखा जाए तो शत्रु राशि में है, पर वो एक पॉइंट है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि फिफ्थ हाउस के ऊपर किस किस प्लेनेट की दृष्टि है। उसके बाद हम जब हम डीप एनालिसिस करते हैं, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है, मान लीजिए हम यहां से फिफ्थ हाउस से संतान सुख को देखना चाह रहे हैं, तो हम इसके लॉर्ड को, इसकी प्लेनेट को, यहाँ पर पड़ने वाले एस्पेक्ट्स को, नक्षत्र को, और ऑनगोइंग दशा को, ऑनगोइंग महादशा को भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम और डीप एनालाइज करना चाहते हैं तो फिर हम षोडश वर्ग में जाते हैं। अगर मुझे थर्ड हाउस को देखना है तो मैं D3 चार्ट के डीप एनालिसिस में जाऊंगा। अगर मुझे D4 को देखना है, फोर्थ, तो अगर मुझे फोर्थ हाउस को एनालाइज करना है तो D4 को चेक करेंगे। उसी तरीके से अगर हमें संतान भाव को देखना है, संतान भाव फिफ्थ हाउस से रिलेटेड हमें डीप एनालिसिस करने हैं, तो हम D7 सप्तांश को देखेंगे। जब हम डिविजनल चार्ट को देखते हैं तो हम डिविजनल चार्ट के लगन और उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट से रिलेटेड हाउस को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम D7 देख रहे हैं तो D7 के लगन को और D7 के फिफ्थ को देखेंगे, उनकी पोजीशन को देखेंगे, वहां पर प्लैनेट्स किस तरीके से प्लेस्ड हैं, प्लस इस प्लैनेट की पोजीशन D7 में कैसे है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बेसिक लेवल पर यह समझ सकते हैं कि हम जब किसी भी भाव को एनालाइज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम उसके लॉर्ड को, उसके ओनर, उसके डिपॉजिटर को, कहाँ पर वो बैठा हुआ है, लाइक अगर ये बुध इसका डिपॉजिटर है, इस हाउस का ओनर है, तो इस बुध की पोजीशन भी देखी जाएगी जो यहाँ पर कॉम्बस्ट है, प्लस इस हाउस पर किस किस तरीके की दृष्टि आ रही है। तो दिस वे हम किसी भी हाउस को एनालाइज करने में सक्षम हो जाते हैं, जब हमें ये पता है कि हमें बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कैसे यूज करने हैं। एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर इन सब चीजों में सक्षम होते हैं, जिनको इसकी नॉलेज है। पर एक नॉर्मल कॉमन पर्सन भी आज की तारीख में चाहे तो अपने चार्ट को बेसिक लेवल पे एनालाइज कर सकता है, जिसके लिए हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप नेक्स्ट टाइम हमें अपने या किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ में संतान सुख को, इंटेलिजेंस को, लव रोमांस या लक को देखना है, तो हम फिफ्थ हाउस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमें एटलीस्ट ये पता लग सकता है कि उस हाउस की वजह से उस व्यक्ति विशेष के जीवन में क्या प्लस या माइनस एक्सपेक्टेड है।